नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए ने एफबीआई से मांगा सहयोग। पाकिस्तान के रुख पर विदेश मंत्रालय की नाराजगी। कहा, आतंकवाद पर प्रभावी कदम के बाद ही रिश्ते होंगे सामान्य। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल से सज्जाद लोन का इस्तीफा। मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नाराज। इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के फैसले का इंतजार। ऑड इवन फॉर्मूले में महिलाओं को जारी रहेगी छूट। यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों वाली कार को रियायत। तौर तरीकों पर जल्द फैसला। सीएनजी वाहन योजना से बाहर। पनामा पेपर लीक की आज फीफा तक पहुंची। नए अध्यक्ष गियानी की भूमिका पर सवाल। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। और अजलान शाह हॉकी कप में भारत की जीत के साथ शुरुआत। जापान को 2-1 से हराया। आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। पठानकोट आतंकी हमले की जांच को लेकर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस मामले में अब एनआईए ने अमेरिका की एफबीआई समेत कुछ विदेशी जांच एजेंसियों से जांच में मदद मांगी है। यह कदम मामले में पाकिस्तान के यू टर्न के बाद लिया गया है। एनआईए को पूरी जांच के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति के औपचारिक जवाब का अब भी इंतजार है। आतंकवाद का मसला अब भारत पाकिस्तान संबंधों का केंद्र बन गया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक कि सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं होगा। Until we are able to address the issue effectively, obviously, it is hard for us to say that the relationship is normal, because this is what puts Pakistan in a different category than our other neighbors, because this is not an issue that comes up with other neighbors. So yes, terrorism remains very much the focus of the relationship, and Pathankot has made it so as well. एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को शामिल करने के मुद्दे पर चीन से बातचीत की है। इस मामले को एक उच्च स्तरीय बैठक में उठाया गया है। Is something we have taken up with the Chinese. We've taken it up at a fairly high level, and we will continue to pursue this with the Chinese. But this is an issue. It's an issue to be pursued with the Chinese in a UN context. इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के चश्मदीद जवानों से उसकी टीम को नहीं मिलने दिया गया। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि पाकिस्तानी जांच दल को किससे मुलाकात की इजाजत दी जाएगी और किससे मिलने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में सूखे की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मनरेगा फंड जारी करने में देरी पर फटकार लगाते हुए कहा कि 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं और केंद्र कुछ नहीं कर रहा। वहीं पानी संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैच कराने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। देश में इस वक्त 9 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा का क्षेत्र भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इसके अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में सूखे से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग पीने के पानी तक को तरस गए हैं। लातूर परभणी में पानी भरने की जगहों पर धारा 144 लगानी पड़ी है। टैंकर और रेल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आणि वॉटर लेवल बोलते सब अपना बिगर सिंचन जो वाटर सप्लाई है तो कलम है, लातूर है, नगर पालिका एमआईडीसी है और धारूर केज है और अंबेजोगाई है। इतने वाटर सप्लाई बिगर सिंचन चलते मांजरा डैम, ये मेजर डैम है और ये मेजर डैम में 80-81 तक पहली बार ये ऐसा सूखा पड़ रहा है। महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआई, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह से पानी की बर्बादी कैसे कर सकते हैं। उनके लिए लोग ज्यादा अहम हैं या फिर आईपीएल मैच। कोर्ट ने कहा कि मैच ऐसी जगह होने चाहिए जहां जल संकट नहीं हो। इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है।
60 मैचेस में से 20 मैचेस जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं वो उनको महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट किया जाए। हमने इंटरिम रिलीफ मांगी है कि जब तक PIL डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है तब तक स्टेडियम्स को रोका जाए कि पिचेस की मेंटेनेंस के लिए वो पानी यूटिलाइज करें। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में सूखे की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र को गुरुवार तक हलफनामा देकर ये बताने को कहा कि मनरेगा योजना सूखा पीड़ित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है और इन राज्यों में वो किस तरह से फंड मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है और जब तक यहाँ पानी की सिंचाई नहीं बढ़ेगी, पानी का संवर्धन नहीं होगा, चेक डैम नहीं बनेंगे, डैम नहीं बनेंगे, समुद्र में जाने वाला पानी जब तक रुकेगा नहीं तब तक वहाँ की परिस्थितियों में बदल होना कठिन है। एक NGO की तरफ से दायर जनहित याचिका में सूखा पीड़ित राज्यों के लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज मुहैया कराने को लेकर केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। सूखे से फसल की बर्बादी ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब इन राज्यों में लोगों के सामने खाने के साथ साथ पानी का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गर्मियां शुरू होते ही मुंबई से सटे ठाणे और नवी मुंबई के इलाकों में पानी की कटौती शुरू हो गई है। ठाणे, मुंब्रा, कलवा, दीवा और नवी मुंबई में पिछले महीने से 40% पानी की कटौती शुरू कर दी गई थी। पानी कटौती की ये स्थिति और भयावह होने वाली है। बुधवार से इन इलाकों में 60 घंटों के लिए पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई है। सबसे ज्यादा तकलीफ दीवा, मुंब्रा और कलवा जैसे इलाकों में है। पानी के लिए लोगों को तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग पानी के टैंकर खरीद के काम चला लेते हैं, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को 3 से 5 घंटे पानी भरने की कोशिश में ही चले जाते हैं। कलवा, मुंब्रा और दीवा में एक ही सोर्स है, वो MIDC का है और MIDC का जो पानी का साटा जो है बहुत कम हो रहा है। उसी हिसाब से वो 60 आवर्स का शटडाउन किया है। देश के कई राज्यों में गर्मी से अभी से लोग बेहाल हैं। गर्मी ने सबसे ज्यादा असर तेलंगाना में बरपाया है। अब तक यहां लू लगने और गर्मी की वजह से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राज्य में सबसे ज्यादा मौतें महबूब नगर में हुई हैं, जहां 28 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मेंढक में 11, निजामाबाद में 7, खम्मम और करीमनगर में 5-5, आदिलाबाद और वारंगल में 4-4 और नालगोंडा में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं ओडिशा के भी कई जिलों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से मुख्यधारा की राजनीति में आए सज्जाद गनी लोन ने मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिए गए विभाग से नाराज हैं। महबूबा मुफ्ती ने लोन को सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार प्रशिक्षण विभाग दिया था। महबूबा मुफ्ती ने उनके इस्तीफे पर अभी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने इस मसले पर बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रही हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया गया था। सज्जाद लोन पूर्व अलगाववादी नेता अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं। पिछली मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार में भी लोन को पशुपालन विभाग का कामकाज सौंपा गया था, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया था। श्रीनगर NIT में तनाव के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने कल संस्थान का दौरा करके अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों से उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। श्रीनगर में ये लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। परिजन छात्रों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। की पढ़ाई खराब हो रही है। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई वेस्ट हो। सब पढ़ने के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए हुए हैं, कोई ऐसे थोड़ा आए हुए हैं। इसलिए उनकी बात भी सुननी चाहिए, बच्चों की बात तो सुनो। घटना के बाद कैंपस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जो लोकल उनके जो एकेडमिक इश्यूज हैं, कुछ एग्जाम के पोस्टपोनमेंट की बात चल रही है, बाकी है वो देखेंगे। बाकी वहाँ की सुरक्षा के लिए जैसे मैंने कहा कि पूरा उनको सुरक्षा है और पूरी दी जाएगी। CRPF के डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से फोन पर इस मामले पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गौर करने और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो ही मुझे सूचना प्राप्त हुई NIT कश्मीर के संबंध में,
तुरंत मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री महबूबा जी से बात किया और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर से मुझे टेलीफोन करके अवगत कराया कि नहीं, हम सभी बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम श्रीनगर NIT पहुंच गई है। टीम ने अधिकारियों और छात्रों से इस मामले पर बात की। HRD के ऑफिसर्स कैंपस में मौजूद हैं। हमने लगभग 500 छात्रों के साथ वार्तालाप की है। हमने कहा है कि जो जो छात्र विचलित है वो हमें बतलाएं ताकि हम उन्हें सहयोग दे सकें। संस्थान में कश्मीर से बाहर के छात्र अपनी सुरक्षा के लिए NIT में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई समेत 5 मांगे कर रहे हैं। मंगलवार को NIT परिसर में प्रदर्शन कर रहे दूसरे राज्यों के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए थे। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे JK पुलिस को अंदर अलाउड किया, उन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज की। उसके बाद से मतलब वहाँ पे ऐसी कंडीशन है और जो भी अभी तक एक्शन हो रहे हैं वो सब नॉन लोकल्स के खिलाफ हो रहे हैं। दरअसल NIT में गुरुवार रात से ही तनाव बना हुआ है। भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच बहस और मारपीट हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने सभी पक्षों के बीच सुलह का प्रयास किया था। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से कक्षाएं शुरू हुईं, लेकिन दूसरे राज्यों के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार जारी रखा और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में बुधवार को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने फिर प्रदर्शन किया। छात्र कुलपति अप्पा राव को लोकपाल के चयन की प्रक्रिया से अलग रखने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अप्पा राव रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में आरोपों से घिरे हैं। ऐसे में उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दिया जाना ठीक नहीं है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 70 छात्रों को हिरासत में लिया है। As a student, we are losing. Even the faculty, some of the faculty are protesting inside the academic council. So even still, Appa Rao is very least bothered about the student problems. So that's what we want to tell is that we will not stop this movement until Appa Rao should be sent back. That is the primary and the only one demand for us. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। कांग्रेस ने कोर्ट में राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। आज फिर इस मसले पर सुनवाई होगी। जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होने न होने की बात की गई है वो बहाना है, वो कानून के अंतर्गत बिल्कुल रेलेवेंट चीज नहीं है जो कोई संबंध रखे राष्ट्रपति शासन के आदेश से। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को CBI पूछताछ में सहयोग करने की हिदायत दी है। अदालत ने CBI को उन्हें गिरफ्तार न करने का भी आदेश दिया है। वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI का शिकंजा कसा हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने मुख्यमंत्री के दोनों बेटों की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी कुछ संपत्ति जब्त करने के फैसले को चुनौती दी थी। CBI के सामने इसी मामले को लेकर 2.5 घंटे मैंने डिपोज किया हुआ है जिसकी ऑडियो विजुअल फिल्म बनी है। अभी भी तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन योजना को पूर्व प्रभाव से लागू करने को मंजूरी दे दी गई। साथ ही राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना लागू करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए 3,679 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। इसमें 3,640 करोड़ रुपए NHP और बाकी राशि राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र के लिए रखी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम में उदारीकरण के लिए नीति में परिवर्तन को भी हरी झंडी दी है। इससे नई तकनीकों को शुरू करने, स्पेक्ट्रम साझा करने और उसकी ट्रेडिंग के जरिए स्पेक्ट्रम के बेहतर इस्तेमाल में सहायता मिलेगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हिंदुस्तान के आदिवासियों की सबसे पुरानी सभ्यता विलुप्त होती आदिम सभ्यता पर विशेष श्रृंखला अंडमान निकोबार में राज्यसभा टीवी की टीम
पहली बार आदिवासियों पर विशेष कार्यक्रम अंडमान के आदिवासी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली में 15 अप्रैल से ऑड इवन स्कीम का दूसरा चरण लागू होने वाला है। इस बार दिल्ली सरकार ऑड इवन स्कीम में स्कूल ड्रेस में बच्चों को ले जा रही गाड़ियों को छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि इसके तौर तरीकों पर विचार हो रहा है। साथ ही पिछली बार की तरह इस बार भी महिला ड्राइवरों को छूट जारी रहेगी। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली की सड़कों पर फिर से गाड़ियों की आवाजाही कम हो जाएगी। राज्य के पथ परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बुधवार शाम इससे जुड़ी छूट की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का समाधान होने तक महिला ड्राइवरों को छूट जारी रहेगी। एनवायरमेंट को बचाने की लड़ाई में साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब तक दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी को, सुरक्षा का प्रश्न रिजॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हम लोगों को इसमें एग्जम्पशन दिया जाए। दिल्ली सरकार ने स्कूल ड्रेस में बच्चों को ले जा रही गाड़ियों को भी छूट देने का फैसला किया है। लेकिन जब बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आने या उन्हें लाने जाने वाली गाड़ियों के बारे में परिवहन मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके तौर तरीकों के बारे में विचार किया जा रहा है और 1-2 दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बीच एनजीटी ने दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा है। साथ ही सड़क पर जाम कम करने के लिए सरकार को डेस्टिनेशन बसें चलाने का भी सुझाव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में जल बोर्ड लोगों को लंबे चौड़े बिल थमा रहा है। परेशान लोग शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार पुराने पानी के बिल माफ करने का दावा कर रही है, वहीं जल बोर्ड मनमाना बिल भेज रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ये है दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा का टोडापुर इलाका। इन घरों में ना तो पानी की टंकियां हैं, ना ही 24 घंटे पानी की सुविधा। दिन में आधे घंटे पानी आता है तो लोग बर्तनों और बाल्टियों में जरूरत का पानी रख लेते हैं। ऐसे में जब पानी का बिल मिला तो इनके होश उड़ गए। किसी को 8,000 का बिल मिला है तो किसी को 40,000 का। केजरीवाल जी बोले थे कि जो बिल माफ हो चुका है, हम अप्रैल 2015 तक हम बिल भर रखे हैं, हमारे पास पूरा रसीद पड़ा हुआ है। अभी तक आधा घंटा में कितना पानी आएगा ये तो पता ही, प्रेशर में पानी होता नहीं है जो इतना हम पानी भरेंगे, लेकिन बिल देख के आश्चर्य है इतना बिल आया कहाँ से। लोगों का कहना है कि वो दिल्ली जल बोर्ड के पास अपनी शिकायत लेकर कई बार गए, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। माफ़ करने के लिए मेरे को बताया था तो मैं गया था, एप्लीकेशन वगैरह दे के आया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर भी बिल आ गया। माफ़ तो इन्होंने किया ही नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आते ही हर रोज 700 लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया था। साथ ही सरकार के 1 साल पूरा होने पर पुराना बकाया बिल माफ करने का वादा किया था। मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ऐसे बिलों का निपटारा किया जाएगा। 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। अगर किसी का मीटर नहीं है तो एवरेज का बिल उसका आता है, और पुराना कोई अगर उन्होंने कभी कनेक्शन लिया था जिसको उन्होंने कटाने की बात की तो उसका एवरेज का बिल जरूर बना होगा, जो माफ़ हो जाएगा जैसे ही वो मीटर लगवा लेंगे। जिन लोगों के यहाँ पे पाइपलाइन ही नहीं थी, यानी पानी कभी गया ही नहीं, और उनका बिल जल बोर्ड की तरफ से आया है, तो उनके बारे में तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि नो वाटर नो बिल, उनका बिल पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। दिल्ली में चारों तरफ केजरीवाल सरकार ने लोगों को बढ़े बिलों से आज़ादी दिलाने के होर्डिंग लगवाए हुए हैं। राज्य के बजट में भी बिजली पानी पर सब्सिडी जारी रखने की बात कही गई है। ऐसे में भारी भरकम बिल सरकार के वादों का ही मजाक उड़ा रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियां प्लास्टिक से बने बैनर और पोस्टरों का इस्तेमाल बंद करें। आयोग की तरफ से जारी ताज़ा निर्देशों में कहा गया है कि प्लास्टिक के खतरनाक प्रभावों के मद्देनजर राजनीतिक दल इन प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल करने से बचे। आयोग का ये निर्देश 5 राज्यों में चल रहे चुनाव प्रचार के मद्देनजर आया है। चुनाव आयोग ने इस बाबत 1999, 2003, 2004 और 2006 में जारी निर्देश का भी हवाला दिया है। इसके लिए आयोग चाहता है कि सभी राष्ट्रीय और राज्य की पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सही तरीके की सलाह दें। देश भर में जारी सर्राफा व्यापारियों के प्रदर्शन को कल कांग्रेस का समर्थन मिला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी व्यापारियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने 1% एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने को गलत बताया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया।
वहीं सराफा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। उनका कहना है कि अगर 10 अप्रैल तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। ये एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ये आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट है, ये आपको मारा जा रहा है, ये आपसे एक्साइज नहीं लिया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी जब तक वापस नहीं होगी हम लोगों के व्यापार नहीं खोलेंगे। ये मेरा नहीं, देश की सभी एसोसिएशंस, फेडरेशंस का ऐलान है। श्रीलंका ने तमिलनाडु के 96 मछुआरों को रिहा कर दिया है। बाकी 3 मछुआरों को आज छोड़ा जाएगा। श्रीलंका की अदालतों के आदेश के बाद मछुआरों की रिहाई पड़ा है, जबकि अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच आइसलैंड में बुधवार को प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन किया गया है। पनामा पेपर लीक मामले में फुटबॉल नियामक संस्था फीफा से जुड़े कई नाम सामने आने के बाद इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दस्तावेजों से पता चला कि फीफा के नए अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने भी रिश्वत लेने के मामले में अभियुक्त 2 कारोबारियों के साथ एक अनुबंध पर दस्तखत किए थे। हालांकि इन्फेंटिनो ने आरोपों से इनकार किया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों में जांच होनी चाहिए। There's a big grey area. People are talking about what's legal, what's not legal. And so I think, first of all, we need to go straight to the core of the people that have been found complicit in corruption, in money laundering, and go straight ahead with prosecutions and sanctions. पनामा की कानूनी फर्म मोज़ैक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों में अपना नाम आने के बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने जांच के आदेश दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके वित्तीय लेन-देन में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। Company was not opening the banking account. This company was not got a penny from Ukraine. And the only purpose of that was a transparent separation business of the Ukrainian president from any political influence. उधर आइसलैंड में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डेविड गुनलौग्सन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद वहां नई सरकार का गठन किया गया है। My best, and I am hoping that the people of Iceland will see that the new government will increase the stability both in politics and in the governance. इस बीच पनामा के राष्ट्रपति ने इस मामले से जुड़े सभी देशों से जांच में सहयोग की अपील की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में ज्यादा पारदर्शिता लाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूक्रेन रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री अर्सेनी यात्सेन्युक के मुताबिक रूस के साथ जारी विवादों के चलते रूस से तेल आयात बंद होना जरूरी है। रूस यूक्रेन के खिलाफ पहले ही कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। इसके जवाब में यूक्रेन ने मंगलवार को रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि इसमें तेल के आयात का जिक्र नहीं था। रूस यूक्रेन की तेल और गैस जरूरतों के बड़े हिस्से की पूर्ति करता है, लेकिन 2014 में रूस समर्थक सरकार के राजनीतिक तख्तापलट के बाद रूस में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हैं। और बात हॉकी की करते हैं। भारत ने 25वें सुल्तान अजलान शाह पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की है। बुधवार को इपो में खेले गए मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। मैच के 18वें मिनट में जापान ने पेनल्टी कॉर्नर से पहला गोल करके बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद हाफ टाइम से पहले हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत को मैच बराबरी पर ला दिया। हाफ टाइम के फौरन बाद 36वें मिनट में कप्तान सरदार सिंह के शानदार रिवर्स फ्लिक के जरिए भारत ने मैच में 2-1 की बढ़त बना ली और आखिर तक इस अंतर को बनाए भी रखा। आज भारत की टक्कर वर्ल्ड नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया से होगी। ऑस्ट्रेलिया ने अजलान शाह कप का खिताब 8 बार अपने नाम किया है, जबकि भारत ने खिताब 5 बार जीता है। आज मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्मदिन है। सितार वादक के रूप में रविशंकर ने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने उन्हें विश्व संगीत का गॉडफादर कहा था। आज ही के दिन 1920 में बनारस में जन्मे रविशंकर शानदार नृत्य करते थे, लेकिन जब वो उस्ताद अलाउद्दीन खान से मिले तो नृत्य छोड़ दिया और सितार के होकर रह गए। सत्यजीत रे की शानदार कृति अपू ट्रिलॉजी को उन्होंने अपना संगीत दिया। रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी भी उन्हीं की धुन से सजी थी।
पंडित रविशंकर ने परंपराओं को तोड़कर शास्त्रीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। पंडित रविशंकर का 92 साल की उम्र में 11 दिसंबर 2012 को अमेरिका में सैन डिएगो में निधन हुआ था। पंडित रविशंकर 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आइए याद करते हैं पंडित रविशंकर को उनकी यादगार धुनों के साथ। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए ने एफबीआई से मांगा सहयोग। पाकिस्तान के रुख पर विदेश मंत्रालय की नाराजगी, कहा आतंकवाद पर प्रभावी कदम के बाद ही रिश्ते होंगे सामान्य। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल से सज्जाद लोन का इस्तीफा, मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नाराज। इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के फैसले का इंतजार। ऑड इवन फॉर्मूले में महिलाओं को जारी रहेगी छूट। यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों वाली कार को रियायत। तौर तरीकों पर जल्द फैसला, सीएनजी वाहन योजना से बाहर। पनामा पेपर लीक की आज फीफा तक पहुंची। नए अध्यक्ष गियानी की भूमिका पर सवाल। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। और अजलान शाह हॉकी कप में भारत की जीत के साथ शुरुआत। जापान को 2-1 से हराया। आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।